हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म में एक टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, अरे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है इसके बारे में पहले समझा जाए बहुत अच्छे से। देखो, सबसे पहले तो समझो कि स्टीरियोमर्स किसको बोलते हैं। ये स्टीरियोमर्स किसको बोला जाता है, सबसे पहले इस बात को ध्यान से समझा जाए। तो हम लोग स्टीरियोमर्स बोलते हैं वैसे आइसोमर्स को, हम लोग स्टीरियोमर्स बोलते हैं वैसे आइसोमर्स को जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, स्पेस में अरेंजमेंट एटमों का डिफरेंट हो, तो उनको स्टीरियोमर्स बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टीरियोमर्स। ठीक है, स्टीरियोमर्स को ही स्पेस आइसोमर्स भी बोला जाता है। और स्टीरियोमर्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक को बोलते हैं ज्योमेट्रिकल और एक को बोलते हैं ऑप्टिकल। तो उसमें से एक वैरायटी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अरे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किसको बोलते हैं? कि जब दो मॉलिक्यूल हो, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल एज स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन किसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम, जो शब्द अभी हमने कहा उस शब्द को फिर से सुनो। दो मॉलिक्यूल हो, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस डिफरेंट हो along a system having restricted rotation, फ्री रोटेशन बंद होना चाहिए। इसको हम ऐसे समझाते हैं, पिछले लेक्चर में भी ये बात बताए थे। जैसे मान लेते हैं ये एक कार्बन है और यह कार्बन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे कार्बन के साथ। ये कार्बन लगा हुआ है सिंगल बॉन्ड के साथ एक दूसरे कार्बन के साथ, और मान लो इसके साथ तीन वैलेंसी से A, B और C लगा है, और इसके तीन वैलेंसी से मान लेते हैं M, N और O लगा है। ये ऐसा मॉलिक्यूल है। ठीक है बेटा, अब देखो, इन दोनों कार्बनों के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है, और दो एटम अगर सिंगल बॉन्ड से लगे हुए हों तो उनमें फ्री रोटेशन संभव है। If two atoms are attached through a single bond, then free rotation is possible. ठीक है, वो आसानी से, हाँ, मल्टीपल बॉन्ड या दो तरफ से जुड़े हुए हों तो फिर फ्री रोटेशन नहीं होगा। इसके बारे में पिछले क्लास में हम बताए थे कि जैसे मान लीजिए दो कार्डबोर्ड ले लेते हैं, दोनों कार्डबोर्ड में दो होल कर देते हैं, और अगर एक सिंगल होल के यहां से यहां तक कोई रड डाल दे तो फ्री रोटेशन कार्डबोर्ड का संभव है, लेकिन एक और रड दूसरे होल के थ्रू अगर पास करवा दें तो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, फ्री रोटेशन रुक जाएगा, फ्री रोटेशन बंद हो जाएगा। तो फ्री रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होता है इफ टू एटम्स आर अटैच्ड थ्रू मल्टीपल बॉन्ड और इन मोर देन वन वे, एक से अधिक तरफ से वो जुड़े हुए हों या मल्टीपल बॉन्ड से अटैच्ड हों तो फ्री रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। ठीक है, देखो इस मॉलिक्यूल में क्या करते हैं हम लोग कि ये N हटाओ। अच्छा, एक सेकेंड, देखो यहां पर ये N लगा हुआ था, ये N लगा हुआ था। अगर यहां फ्री रोटेशन होने लगे, अगर नीचे वाला एटम फ्रीली रोटेट कर जाए तो यहां वाला मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा? ये O यहां आ जाएगा, M यहां आ जाएगा, N यहां आ जाएगा, और यहां पर ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C, ऐसा हो जाएगा। कभी ये फॉर्म फिर इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें, ये दोनों तो इंटर कन्वर्सिबल हुआ करेगा। और याद है ना, टॉटोमेरिज्म में भी आप लोगों को बताए हैं
कि टॉटोमर्स ये इंटर कन्वर्सिबल अगर होने लगे तो उनको हम लोग दो अलग अलग मॉलिक्यूल नहीं फिर सिंगल मॉलिक्यूल काउंट करते हैं। टॉटोमर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, टॉटोमर्स वास्तविक में आइसोमर्स काउंट नहीं होते हैं। टॉटोमर्स आर नॉट ट्रू आइसोमर्स, उनको सिंगल मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल माना जाता है। तो अगर ये दोनों भी एक दूसरे में इंटर कन्वर्सिबल होने लगे तो फिर इनको भी दो नहीं, इनको भी मात्र एक ही माना जाएगा। ध्यान दिए। अच्छा, अब देखो क्या करते हैं, अगर इनके इंटर कन्वर्सिबल नेचर को रिस्ट्रिक्ट करना है, अगर इनके इंटर कन्वर्सिबल नेचर को बंद करना है तो क्या करते हैं हम लोग कि यहां पर ये N हटाओ और यहां से ये B हटाओ और एक एक वैलेंसी जो दोनों का खाली हुआ है उसके जगह पर एक मल्टीपल बॉन्ड डाल दो। यहां से भी N हटाओ, यहां से भी B हटाओ और एक एक वैलेंसी जो खाली हुआ है उसके जगह पर मल्टीपल बॉन्ड डाल दो। अरे बेटा, जैसे ही दोनों में मल्टीपल बॉन्ड होगा तो ये कार्बन का अपने आप उस रूप में बदल जाना बंद हो जाएगा। अब यह परमानेंटली इसी रूप में रहेगा जीवन भर और यह मॉलिक्यूल भी परमानेंटली इसी रूप में रहेगा जीवन भर। ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे में इंटर कन्वर्सिबल नहीं होंगे। और इन दोनों मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो तो अरे बेटा, दोनों मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं आ रहा है। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है क्योंकि कार्बन के साथ A और C यहाँ भी लगा है और O और M यहाँ है। इसमें भी देखोगे तो ये O और M है और एक कार्बन के साथ A और C है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अलग क्या है? तो अलग है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस। यहाँ पर A की तरफ M है और यहाँ M से बहुत दूर है A, अक्रॉस है A। देखने में ये अलग तरह का, ये अलग तरह का दिखेगा। तो किसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम, जैसे C डबल बॉन्ड C में रोटेशन बंद है, किसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम के अलोंग अगर एटमों का अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है तो फिर इन दोनों ऐसे तरह के स्टीरियोमर्स को ही हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। बात समझ में आया? अरे बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इतने जगह पॉसिबल है। कहां कहां पॉसिबल है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स संभव है C डबल बॉन्ड C सिस्टम में, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में, N डबल बॉन्ड N सिस्टम में, ठीक है, और साइक्लो अल्केन्स में। इतने जगह हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को बांट कर पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को क्लासिफाई करके पढ़ने जा रहे हैं इन 4 टॉपिकों के अंडर में। C डबल बॉन्ड C सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, C डबल बॉन्ड N सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, N डबल बॉन्ड N सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और साइक्लो एल्कीन में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हम लोग अपने सिलेबस में जितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ना है उसको 4 भाग में बांट के पढ़ने जा रहे हैं और शुरू करने चल रहे हैं पहला भाग के बारे में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होता क्या है? उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम लोग बोलते हैं कि किसी रिस्ट्रिक्टेड रोटेटिंग सिस्टम के अलोंग अगर स्पेस में एटमों का अरेंजमेंट डिफरेंट होने के कारण कोई नया स्टीरियोमर्स बनता है तो वो स्टीरियोमर्स अपने पुराने स्टीरियोमर्स का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाता है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इतने जगह हम लोगों को पढ़ना है। अब इसमें एक के बारे में एक से हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं और सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्याजिज के बारे में। तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सबसे पहले हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं क्याजिज के बारे में। तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म ध्यान दीजिएगा। C डबल बॉन्ड C सिस्टम में होने वाला ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो हम लोग अभी चर्चा करने चल रहे हैं क्या चीज के बारे में? तो C डबल बॉन्ड C सिस्टम में होने वाले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। अरे बेटा, खूब ध्यान से सुनना बात को। कोई भी C डबल बॉन्ड C सिस्टम
कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और हर कार्बन का इंडिविजुअल ग्रुप्स डिफरेंट हो, ध्यान से सुनना, इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग हों और इस कार्बन के भी दोनों ग्रुप आपस में अलग अलग हों, तो ऐसे जितने भी सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम आप सोचोगे वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा। बात समझ के ध्यान दिए। जैसे यहां पर मान लो ये दिया ग्रुप ए, ये दिया ग्रुप बी और यहां पर ये ग्रुप एम और ये एम। अरे बेटा ये दोनों ए और बी अलग अलग है, ये एम और एन अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा। फिर सी डबल बॉन्ड सी और यहां पर ये ए बी और यहां भी ए बी। आपसे पूछा जाए कि ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, मेरा सीधा सा कहना क्या था, मेरा शर्त क्या था याद कर, शर्त था कि हर इंडिविजुअल डबल बॉन्ड से बंधे हुए हर इंडिविजुअल कार्बन का ग्रुप आपस में अलग हो, माने ये कार्बन के ये दोनों ग्रुप आपस अलग हो और ये दोनों भी आपस में अलग अलग हो, तो वो शर्त तो यहाँ भी फुलफिल हो रहा है, तो यह भी ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोगों के सामने ऐसा मॉलिक्यूल दे दे, जैसे मान लो यहाँ पर AB दे दे और यहाँ पर ये CH3 और ये CH3 दोनों CH3 दे दे, अब अगर आप लोग से पूछे कि ये वाला मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो क्या जवाब दोगे? सर ये ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा? क्योंकि ये ग्रुप और ये ग्रुप क्या हो गया है, सेम हो गया है। ये ग्रुप क्या हो गया है, सेम हो गया है। सर इसके सेम होने से क्या फर्क है? असल में जानते हो बेटा बात क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फंक्शन होता है डिस्टेंस का। ध्यान से सुनना इस लाइन को, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फंक्शन होता है क्या चीज का, तो डिस्टेंस का फंक्शन होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फंक्शन होता है डिस्टेंस का। अब बात समझना, यहां पर ये दोनों ए के बीच की दूरी और इसी का जो दूसरा फॉर्म होगा, अरे बेटा इसका दूसरा आइसोमर क्या हो जाएगा, इसका दूसरा आइसोमर हो जाएगा, इसमें ए इधर यहाँ बी और इधर वाले में ये ए इधर ये बी। तो ये डिस्टेंस अगर L माना जाए तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगा वो L से डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ अलग डिस्टेंस दो ग्रुपों में एक बार एक फॉर्म में और फिर उसके दूसरे फॉर्म में डिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए, बदल जाना चाहिए, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा। अगर डिस्टेंस नहीं बदल रहा है तो फिर वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं हुआ करेगा। ध्यान दिए थे हम क्या बोले थे, कोई भी दो ग्रुप के बीच में एक फॉर्म में और उन्हीं दोनों ग्रुप के बीच में दूसरे फॉर्म में डिस्टेंस अलग अलग होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल ये मॉलिक्यूल लिए, यहाँ इस फॉर्म में दो ए के बीच का डिस्टेंस और इस फॉर्म में वही दोनों ए के बीच का डिस्टेंस अलग अलग है। यहाँ निश्चित रूप से ज्यादा होगा, यहाँ निश्चित रूप से वो डिस्टेंस क्या हुआ करेगा, कम हुआ करेगा। तो जब दोनों रूप में डिस्टेंस अलग अलग हुआ करे, दोनों रूप में डिस्टेंस अलग अलग हुआ करे, तो वही एक दूसरे का क्या कहलाता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाता है। ये शर्त है। ये दोनों अगर सेम है, अब मान लो यहाँ ये मिथाइल से ए का डिस्टेंस कुछ है और अगर ये इसको ए और बी को बदल दिए, अगला फॉर्म हम क्या कर दिए हैं, ये सी डबल बॉन्ड सी, नीचे में तो दो मिथाइल ही है और अब की बार ए इधर आ गया है, बी इधर आ गया है। अरे बेटा जैसा ये मिथाइल था वही मिथाइल तो ये भी है, मिथाइल मिथाइल में तो कोई फर्क नहीं है। अब की बार उतना ही डिस्टेंस पर हम लोगों को फिर से मिथाइल मिल गया, तो उतना ही डिस्टेंस पर अगर फिर से आपको मिथाइल मिल रहा है तो इसका मतलब वो एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं, सेम डिस्टेंस हो गया, तो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं होगा। तो इसीलिए हमने कहा था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होता है वो फंक्शन होता है डिस्टेंस का, और डिस्टेंस अलग अलग हो जाए उसके लिए सबसे आसान शर्त है, बार बार ऐसे नहीं करते रहेंगे, आसान शर्त क्या बताएं कि हर कार्बन के ग्रुप आपस में क्या हो जाए,
डिफरेंट हो जाए, ये ए बी से अलग हो जाए, ये ए और बी अलग अलग हो जाए। यहाँ पर हमने क्या किया था, इस वाले एग्जाम्पल में ध्यान दें, इस वाले एग्जाम्पल में देखोगे तो ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, तो इसलिए ये मॉलिक्यूल जो हो जाएगा वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पर जरूर से एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है, अगर कोई डबल बॉन्ड रिंग के अंदर है और रिंग का साइज 8 कार्बन से कम है, और करना, if a double bond is a part of ring and the size of number of carbon in a ring is less than 8 or less than 8, तो फिर ऐसे डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल देखना, ये मान लो ये 6 मेंबर का हमने रिंग बनाया, यहाँ डबल बॉन्ड है, गौर से देख बेटा, इधर की तरफ ये हाइड्रोजन है, इधर की तरफ ये हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन CH2 अलग अलग है, ये हाइड्रोजन और ये CH2 अलग अलग है, लेकिन फिर भी यह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका दूसरा वाला फॉर्म बनाना नहीं संभव है। इसका दूसरा वाला फॉर्म बनाने के लिए, इसका दूसरा वाला रूप बनाने के लिए इस कार्बन को, यहाँ जो कार्बन था उस कार्बन को उधर करना पड़ेगा, और उधर करना पड़ेगा तो फिर ये कार्बन उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। बात समझे, ध्यान दिए हम क्या बोले कि ये वाला कार्बन जो यहाँ कॉमन कार्बन था, इसका दूसरा रूप बनाने के लिए ग्रुप को इंटरचेंज करना पड़ता है ना बेटा, तो इसको इंटरचेंज करेंगे, इस कार्बन को हाइड्रोजन के जगह अगर उठाकर कर दिए तो फिर ये वाला कार्बन उसके साथ बॉन्ड ही नहीं बना पाएगा। तो इसलिए छोटे रिंग में, खास तौर पर 8 या 8 से कम कार्बन वाले रिंग में अगर पाई बॉन्ड रिंग का भाग हो तो वो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है, वो फिर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता है। ठीक है, हाँ, अगर 8 से बड़ा हो तो सर हाँ होता है बेटा। जैसे 10 कार्बन वाला रिंग का चर्चा करें हम लोग, अगर 10 कार्बन वाला रिंग का चर्चा करें हम लोग, तो 10 कार्बन वाला रिंग जो होता है वो ऐसा होता है, ये 10 कार्बन वाला रिंग है। ध्यान दे, अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर है, तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। क्यों ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? क्योंकि ये वाला और ये अलग अलग डायरेक्शन में है, ये दोनों ग्रुप, ये इधर है तो ये इधर के तरफ है, लेकिन यहीं पर डबल बॉन्ड अगर यहाँ आ जाए, इसमें अगर डबल बॉन्ड जो हो वो यहाँ आ जाए, कहाँ पर? तो डबल बॉन्ड जो हो ये यहाँ आ जाए मान लो, तो ये वाला फॉर्म कौन सा फॉर्म हो गया? ये वाला फॉर्म सिस फॉर्म हो गया, इसमें दोनों फिर एक ही तरफ है। तो देखो, ये अगर 10 कार्बन माने 8 से ज्यादा, 9 या 10 या उससे बड़ा जितना भी कार्बन ले लो, तो वैसे बड़े बड़े रिंग में फिर रिंग के अंदर के पाई बॉन्ड भी ज्योमेट्रिकली एक्टिव होंगे, लेकिन अगर रिंग का साइज जो है 8 कार्बन और उससे छोटा है तो फिर वो लोग ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं हुआ करेंगे। इतना बात समझ गए? कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा, कहाँ नहीं होगा, अभी इसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, सुनना हमको कहना क्या है। अरे बेटा, सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में ही अभी है, और इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम लोग। इससे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो सुनो, एक खास तरह के मॉलिक्यूल के बारे में हमको चर्चा करना है, और इन मॉलिक्यूल को हम लोग एलीन बोला करते हैं, ALLENES, एलीन्स बोलते हैं। जानते हो बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो, गौर से सुनना, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उनको हम लोग 3 भाग में बांटते हैं। एक है आइसोलेटेड, एक है कंजुगेटेड, एक है क्यूमुलेटेड। 3 भाग में बांटते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उनको 3 में भाग में बांटते हैं। एक को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, दूसरा होता है कंजुगेटेड सिस्टम, और तीसरा को बोलते हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम, क्यूमुलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड का उदाहरण देखो, एक जगह डबल बॉन्ड हो और फिर इसके बहुत ज्यादा दूर तक कोई डबल बॉन्ड ना हो, और फिर एक छोर पर फिर एक डबल बॉन्ड हो।
दोनों डबल बॉन्ड को एक दूसरे से कोई मतलब ना हो, तो ये एक सिस्टम और ये एक सिस्टम, इन दोनों में आपस में कंजुगेशन ना हो, ठीक है। बीच में लगातार सिंगल बॉन्ड है तीन तीन, तो कंजुगेशन का तो चांस ही नहीं है, तो ये आइसोलेटेड। कंजुगेटेड तो आप लोग जानते हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड वाला अगर होगा तो कंजुगेटेड। और क्यूमुलेटेड किसको बोलते हैं? लगातार डबल बॉन्ड, लगातार डबल बॉन्ड, ये क्यूमुलेटेड हो गया। तो क्यूमुलेटेड वाले मॉलिक्यूल, क्यूमुलेटेड सिस्टम वाले मॉलिक्यूल को ही हम लोग एलीन बोलते हैं, ALLENES, एलीन्स बोलते हैं। तो एलीन्स किसको बोले, ये बात समझ में आ गया। ए कार्बन चेन हैविंग कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड्स, लगातार डबल बॉन्ड हो, तो उन्हीं को हम लोग, उस फैमिली को हम लोग एलीन बोलते हैं, उस सिस्टम को क्यूमुलेटेड सिस्टम बोला करते हैं। तो एक मॉलिक्यूल हैविंग क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड, मॉलिक्यूल हैविंग क्यूमुलेटेड डबल बॉन्ड इज कॉल्ड क्या बेटा? एलीन। तो एलीन के बारे में अभी हम लोग चर्चा करने चल रहे हैं, लगातार डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल के बारे में। एलियंस, एलियंस नहीं, एलीन्स। जानते हो बेटा, अगर किसी मॉलिक्यूल में लगातार डबल बॉन्ड है तो भी वह ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी दिखा सकता है, लेकिन दो शर्त है। अगर किसी मॉलिक्यूल में लगातार डबल बॉन्ड है तो भी वह ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो सकता है, बस वह दो शर्तों को फुलफिल कर ले तब। पहला शर्त, ध्यान से सुनना, पहला शर्त है मॉलिक्यूल के अंदर डबल बॉन्ड की संख्या ऑड हो, 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, सब 14, इवन नहीं हो। पहला शर्त क्या बोले, याद रहा? कोई भी एलीन ज्योमेट्रिकली एक्टिव हो सकता है अगर वह दो कंडीशंस को फुलफिल कर दे। और पहला कंडीशन क्या है? पहला कंडीशन है मॉलिक्यूल के अंदर जो डबल बॉन्ड है उनकी संख्या क्या हो? तो ऑड हो, 1, 3, 5, 7। और दूसरा शर्त है कि हर टर्मिनल कार्बन के ग्रुप आपस में डिफरेंट हो। उधर छोड़ के कार्बन के दो ग्रुप जो होंगे वो दोनों आपस में डिफरेंट हो, नीचे वाले छोड़ के जो कार्बन के दो ग्रुप होंगे वो दोनों ग्रुप भी आपस में क्या हो? डिफरेंट हो। तो हर टर्मिनल कार्बन के ग्रुप अगर आपस में डिफरेंट हो और नंबर ऑफ डबल बॉन्ड अगर ऑड हो, तो ऐसे जितने एलीन बनाएंगे वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव होंगे। अगर हम आपके सामने एक मॉलिक्यूल बना देते हैं C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ मान लो ग्रुप है AB और यहाँ मान लो ग्रुप है M और M, आपसे पूछे कि बताइए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? बेटा यह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, इसका अगर आपको डिसीजन करना है तो देखो, इस टर्मिनल कार्बन के ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं कि नहीं है? इस टर्मिनल कार्बन के ये दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट हैं कि नहीं है? और यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या कितनी है? यहाँ पर नंबर ऑफ डबल बॉन्ड की संख्या है 1, 2, 3 नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, तो ऑड भी हो गया और टर्मिनल, तो ये वाले ग्रुप जो है वो अलग अलग भी हो गया, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? ये दिखाएगा। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा मॉलिक्यूल ले लें, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, और यहाँ पर मान लो ब्रोमीन है और आयोडीन है, आपसे पूछे कि बताइए ये मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? अरे बेटा इस मॉलिक्यूल के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये ज्योमेट्रिकल एक्टिविटी दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, तो जानते हो यह मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा सर, नहीं होगा। काहे नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया है? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो गया है? तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इवन हो गया है, 1 और 2, ये दोनों अलग है, ये दोनों अलग है, फिर भी ये नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पर आपके मन में एक सवाल उठना लाजमी है। आपके मन में एक सवाल उठना बहुत आसान है, बहुत लाजमी है एक सवाल उठना। क्या सवाल उठना लाजमी है? कि क्या सवाल उठना माने बिल्कुल जायज़ है कि सर ऑड वाला लोग दिखा रहा है,
और इवन वाला लोग नहीं दिखा रहा है, ऐसा क्यों? ऑड वाला लोग दिखा रहा है और इवन वाला लोग नहीं दिखा रहा है, क्यों? तो इसका पूरा चीज हम ऑप्टिकल में समझाएंगे, लेकिन फिलहाल एक बात जान ले, ध्यान देना। अगर ध्यान से सुनना बेटा, हम क्या बोल रहे हैं खूब अच्छे से समझना। अगर मॉलिक्यूल में, अगर किसी एलीन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड हो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या हो? ऑड हो, तो मॉलिक्यूल प्लेनर रह जाता है। माने ये वाले कार्बन के दो ग्रुप, ये वाले कार्बन के दो ग्रुप, और फिर डबल बॉन्ड ये कार्बन, और फिर डबल बॉन्ड ये कार्बन, और इस कार्बन हम फिर से बोल रहे हैं, सुनना। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई बॉन्ड का संख्या इवन हो, ऑड हो जाए तो मॉलिक्यूल प्लेनर रहता है, और अगर इवन हो जाए, ऑड हो जाए तो प्लेनर रहता है, इवन हो जाए तो नॉन प्लेनर हो जाता है। जैसे बात समझना हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक कार्बन है और इसके पीछे इस प्लेन में एक ग्रुप लगा हुआ है, इधर मान लो ए, इधर मान लो बी लगा हुआ है। ये आपके तरफ ए, हमारे तरफ इधर बी है। फिर यहाँ पर एक डबल बॉन्ड और फिर ये एक और डबल बॉन्ड। अब इसके जो दो ग्रुप होंगे ना, एक होगा ऊपर के तरफ और एक होगा नीचे की तरफ। तो यहाँ ऊपर के तरफ से उधर का आपके तरफ और ऊपर के तरफ से इधर हमारे तरफ का, दोनों का डिस्टेंस तो सेम ही हो जाएगा। अगर इनको रोटेट कर दो, इनको नीचे कर दो, अब नीचे कर दिए हैं तो नीचे से भी वहां आपके तरफ और नीचे से भी इधर हमारे तरफ, दोनों जगह का डिस्टेंस क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। तो जो एलीन नॉन प्लेनर हो जाता है, जो एलीन नॉन प्लेनर हो जाता है, उसके इस टर्मिनल के ग्रुप और उस टर्मिनल के ग्रुप दोनों का डिस्टेंस जो हो जाता है वो सेम हो जाता है। इसीलिए जो इवन वाले एलीन होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अब बात है कि सर काहे प्लेनर काहे नॉन प्लेनर, तो वो ऑप्टिकल में एक जगह मजबूरी है एलीन का चर्चा करना, तो वो वहां पर हम चर्चा करेंगे, वो बॉन्डिंग से बताएंगे कि काहे ऐसा हो जाता है, वो उसको समझाएंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर जहाँ तक ज्योमेट्रिकल का सवाल है, कौन सा एलीन होगा कौन सा नहीं होगा आसानी से डिसाइड कर सकते हैं ना। दोनों शर्त याद है। पहला शर्त, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ऑड होना चाहिए। और दूसरा शर्त, हर टर्मिनल के ग्रुप आपस में क्या होना चाहिए? डिफरेंट। जैसे मान लो एक और एग्जांपल आपके सामने रखें। यहां पर एक तरफ है हाइड्रोजन क्लोरीन और यहां भी एक तरफ है हाइड्रोजन क्लोरीन। अरे बेटा ये मॉलिक्यूल आपके सामने दे दे और बोले कि बताओ ये मॉलिक्यूल जो होगा वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा। हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं पड़ते हैं। सबसे पहले पाई बॉन्ड काउंट करो। तो बेटा पाई बॉन्ड की संख्या 1 2 3 4 5 5 है तो ऑड है। अच्छा यहाँ पर यहाँ और यहाँ का मत देखना, एक कार्बन के दोनों ग्रुप और फिर इस कार्बन के दोनों ग्रुप का कंपैरिजन करना। बेटा इस कार्बन के दोनों ग्रुप का कंपैरिजन किए तो हाइड्रोजन क्लोरीन दे आर डिफरेंट। फिर इस कार्बन पर आए, इनके बीच कंपैरिजन किए तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों अलग है। तो फिर ये मॉलिक्यूल परफेक्ट एग्जाम्पल होगा, परफेक्टली ये दिखा पाएगा क्या चीज? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। तो कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा और सी डबल बॉन्ड सी सिस्टम में कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव होगा और कौन सा मॉलिक्यूल ज्योमेट्रिकली एक्टिव नहीं होगा, यह आप लोग बहुत अच्छे से डिसाइड कर सकते हो। अगर मॉलिक्यूल के अंदर एक ही पाई बॉन्ड है तो फिर हमको हर कार्बन के दोनों ग्रुप देखना है कि अलग अलग होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा लगातार डबल बॉन्ड है, एलीन है, तो फिर उनका अगर कंपैरिजन करना हो तो दो चीज हमको देखना है। पहला चीज हमको देखना है क्या चीज? कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जो हो वो ऑड हो और हर टर्मिनल कार्बन के दोनों ग्रुप जो हो वो अलग अलग हो, तो ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे वो ज्योमेट्रिकली एक्टिव हुआ करेंगे।
ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जो हो जाएगा ये भी हमारा परफेक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल हुआ करेगा। ठीक, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।